नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का 9th लेसन उस दिन का जंगल, और इसके कवि हैं लीलाधर जगुड़ी। पुस्तक है काव्य सुधा। कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। 1 जुलाई 1940 टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड समकालीन कविता के समादृत कवि लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1 जुलाई 1944 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में घर से भाग गए थे और आजीविका संघर्ष में रत रहे। फौज में सिपाही की नौकरी भी की। बाद में उत्तर प्रदेश की सूचना सेवा में चयन हुआ, जहां सरकारी पत्रिकाओं का संपादन किया। सेवानिवृत्ति के बाद उत्तराखंड के प्रथम सूचना सलाहकार और उत्तराखंड सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद के पहले उपाध्यक्ष बने। केंद्रीय साहित्य अकादमी के सम्मानीय सभा से संबद्धता रही। ओम निश्चल शब्दों में लीलाधर जगुड़ी उन कवियों में आते हैं जिन्होंने अनुभवी और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा है। अनुभव के आकाश में उड़ान भरने वाले वह हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ शब्द किसी कौतुक या क्रीड़ा का उपक्रम नहीं। वे एक सार्थक सृजनात्मक की कोख से जन्म लेते हैं। कविता में नवीनता को उनके ध्येय की तरह लक्षित किया गया है, और नवीनता अनुभव, भाषा, संवेदना, कथ्य सभी में नजर आती है। यह भी कहा गया है कि समकालीन कवियों में भाषा के सर्वाधिक नए प्रयोग उनके घर पर ही पाए जाते हैं। शंखमुखी शिखरों पर 1964 नाटक जारी है 1972। इस यात्रा में 1974 रात अभी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, घरभराए हुए सब 1981, भय भी शक्ति देता है 1991, अनुभव के आकाश में चांद 1994, महाकाव्य के बिना 1995, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, जितने लोग उतने प्रेम 2013, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है 2014, उनके काव्य संग्रह हैं, और गद्य में उनका नाटक 5 बेटे और निबंध संग्रह रचना प्रक्रिया से जूझते हुए प्रकाशित हुई है, और साथ ही भारत सरकार के द्वारा उन्हें 2004 में पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया, और 2018 में जितने लोग उन्हें उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 2018 के व्यास सम्मान से भी नवाजा गया। कविता और उसका अर्थ इस प्रकार है। पिछले पतझड़ में हम कितने रोशन थे, जैसे उजाले के दो पेड़, घास बड़ी होती है तो आपस में दोस्त हो जाती है, पेड़ बड़े होते हैं तो अकेले हो जाते हैं। अपने आप में उलझे हुए पुराने पेड़ों के सानिध्य में चिड़ियों के घोंसले थे। पुराने पानी में एक नए पानी के घुसने का शोर था। इस कविता में कवि ने पतझड़ के प्रतीक के माध्यम से स्मृति और अकेलापन की भावनाओं को उकेरा है। वह समय जब हम रोशन थे, अर्थात जीवन में उल्लास, सामीप्य और उजास था, अब अतीत बन चुका है। कवि यह दर्शाते हैं कि जैसे घास मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही सरलता में अपनापन होता है, लेकिन जैसे जैसे वृक्ष बड़े होते हैं वे अकेलापन और अपने आप को उलझने लगते हैं। पुराने पेड़ों के पास जीवन था, चिड़ियों के घोंसले थे, यानी कि जीवन की चहल पहल थी। अब नए समय के आने से पुराने जीवन में हलचल है, एक अस्थिरता और परिवर्तन की अनुभूति है। विशेषता यह कविता प्रतीकों और बिंबों से सजी है। घास, पेड़, चिड़िया, पानी, ये सभी प्रकृति के लिए गए बिंब है, लेकिन इनके माध्यम से मानव जीवन के भावनात्मक सामाजिक पक्षों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। कविता कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करती है। इसमें स्मृति, अकेलापन, परिवर्तन और रिश्ते की ऊष्मा का सुंदर चित्रण है। भाषा सादी है पर प्रभावशाली है, और शैली आत्मचिंतात्मक है जो पाठक को ठहरने, सोचने पर विवश करती है। आसमान थोड़े से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था और हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे। समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था। अर्थ, इस पंक्ति में कवि ने प्रेम और निकटता और आत्मीयता का सुंदर चित्रण किया है। आसमान थोड़े से बादलों के पीछे छुपा हुआ था। यह वाक्य वातावरण के छिपे सौंदर्य, रहस्य और शायद कुछ भावनात्मक संकोच की ओर इशारा करता है। वहीं हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे, यह उपमा प्रेमी युगल की गहरी निकटता और जुड़ाव को दर्शाती है। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था, जो इस बात को दर्शाती है कि उस क्षण में उसके बीच कोई दूरी, विघटन या बाधा नहीं थी। समय भी उनके प्रेम को काट न सका। विशेषता,
यह कविता की पंक्ति अत्यंत भावुक, कोमल और बिंबात्मक है। पेजों की तरह चिपकना और चाकू की तरह घुसना जैसी उपमाएं कविता को जीवंत और संवेदनशील बनाती है। यह प्रेम की उस अवस्था का वर्णन है जहाँ दो आत्माएं पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं और समय भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। शैली सरल लेकिन प्रभावशाली है और कविता का लहजा अत्यंत आत्मीय और भावप्रधान है। हमारे चारों ओर हजारों वर्ष पुराना जंगल था देखकर, जिसने महसूस किया आने वाला बसंत दूर। उस दिन वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर कि रातों रात अपनी खाली खाल का रंग बदलने लगा। अर्थ इस पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक और मनुष्य के बीच के संबंध को गहराई से चित्रित किया है। हजारों वर्ष पुराना जंगल यह समय की निरंतरता और प्राकृतिक स्थायित्व का प्रतीक है। वह जंगल बसंत की आहट को पहचानता है, यानी आने वाले परिवर्तनों को पहले ही भांप लेता है। लेकिन जब वह हमारे लावण्य भरे चेहरे देखता है, अर्थात हमारी सुंदरता, आधुनिकता या प्रभाव को महसूस करता है, तो वह चौंक उठता है और स्वयं को बदलने लगता है, जैसे रातों रात अपनी खाल का रंग बदल रहा हो। यह मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्रकृति में आ रहे अनचाहे परिवर्तनों का संकेत हो सकता है। विशेषता यह पंक्ति गहन प्रतीकों से भरी हुई है। जंगल समय और प्रकृति का प्रतीक है, जबकि लावण्य भरे चेहरे मानव सभ्यता, उसकी सुंदरता और आकर्षण का। कविता में संवेदनशीलता और चेतावनी दोनों है। कैसे मानव उपस्थिति और सौंदर्य को कभी कभी प्रकृति को डरा देता है, उसे अपने अस्तित्व की रक्षा में बदलाव लिए विवश कर देता है। भाषा रुकात्मक है, शैली गुढ़ लेकिन गुंजदार है और भावनात्मक गहराई के साथ साथ एक चिंतनशील दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। बसंत किसका प्रतीक है? आगमन का। जंगल कैसा था? हजारों वर्ष पुराना। जंगल ने क्या महसूस किया? बसंत का आगमन। कवि और उसका साथी कैसे जुड़े थे? दो पत्तों की तरह। समय उनके बीच कैसा नहीं था, जो चाकू की तरह नहीं घुसा था। पेड़ बड़े होने पर कैसे हो जाते हैं? अकेले। घास बड़ी होकर क्या बन जाती है? मित्र। पुराने पानी में क्या हुआ? नए पानी का शोर। चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? पुराने पेड़ों के पास। पिछला पतझड़ कैसा था? रोशन। कवि और उसका साथी क्या थे? उजाले के दो पेड़। आसमान कहाँ छिपा था? बादलों के पीछे। जंगल ने क्या देखा? लावण्य भरे चेहरे। जंगल ने रातों रात क्या किया? रंग बदला। समय को किससे तुलना की गई है? चाकू से। कवि कहाँ से आ रहा है? जहां से पुरखे आए थे। वहां के बूढ़ों के चेहरे कैसे थे? दुख और सपनों से चमकते। बच्चों को किसकी प्रतीक्षा है? गर्म रोटियां और फलों की। स्थानों पर क्या नहीं होता? नाम या पता। सच कैसा होता है? अकेले का भी, सबका भी। टिप्पणी लिखे। शीर्षक स्मृति, संबंध और संवेदना का वृतांत। यह काव्यांश मानवीय संबंधों की अंतरंगता, प्रकृति की संगति और स्मृतियों की ऊष्मा को अत्यंत संवेदनशीलता से उकेरता है। पिछले पतझड़ में हम कितने रोशन थे। यह पंक्ति बीते सुखद क्षणों की चमक को संजोए हुए है, जहां दो लोग उजाले के दो पेड़ों के जैसे साथ साथ खड़े थे। कवि गहराई से दर्शाता है कि जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं और वे धीरे धीरे अकेले होते जाते हैं। यह प्रतीक है हमारे जीवन के उन चरणों का जब हम परिपक्व होते हैं, पर भीतर से अधिक एकाकी भी। पुराने पेड़ों के सानिध्य में चिड़ियों के घोंसले और पुराने पानी से में नए पानी का शोर स्मृति और नवीनता के टकराहट को दर्शाता है। कविता की भाव भूमि में वह क्षण भी है जब समय दो व्यक्तियों के बीच दीवार नहीं बनता, बल्कि वे चिपके हुए पन्नों जैसा एकाकार होते हैं। जंगल का बिंब जिसमें हजारों वर्षों की स्मृति बसी है, भविष्य के बसंत की आहट पहचानने में सक्षम है। यह दर्शाता है कि प्रकृति संवेदनशील है और प्रेम, सौंदर्य तथा परिवर्तन की आहट को महसूस कर सकती है। यह संपूर्ण काव्यांश हमें संबंधों के क्षरण, स्मृति और शक्ति बदलाव की नमी में भी आशा के बीज बोने की प्रेरणा देता है। अगर आप तो छात्रों, ये वीडियो यहीं पर उस दिन का जंगल यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने सारे वीडियो जो उसके पहले पोस्ट किया देख लिया होगा। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए, और आपके सुझाव का भी स्वागत है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।